हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एकेएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ना हमारे दृष्टि से बल्कि एमपीपीएससी के दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। एमपीपीएससी का जो कुछ महत्वपूर्ण और उसके जो फेवरेट टॉपिक हैं उनमें से ये एक उसका फेवरेट टॉपिक है। एमपीपीएससी में हर बार एक प्रश्न तो वो देता है, बल्कि बोनस के रूप में कई बार आपको जो है एक प्रश्न वो और देता है, यानी कि 1 से 2 प्रश्न आपके पेपर में हर बार इस टॉपिक से आते हैं। और ये जो टॉपिक है आपका, इसमें समझने वाली चीजें बहुत कम है। मैक्सिमम चीजें आपको फैक्ट के रूप में, है ना, याद करने वाली हैं। जब आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको इससे जो भी आपके प्रश्न पेपर में आएंगे वो बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। तो आइए ये टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है आपके जनसंख्या। इस टॉपिक का नाम है जनसंख्या, पॉपुलेशन। तो हम लोग इस वीडियो में जनसंख्या के बारे में महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं, जो फैक्ट है, वो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे और एक एक फैक्ट कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो जनसंख्या होती क्या है? तो जनसंख्या किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। ठीक। इसके माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग संभव हो पाता है। किसी भी देश में जो उसकी जनसंख्या है, जो उसकी पॉपुलेशन है, जो वहाँ की ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जहाँ का ह्यूमन रिसोर्स स्किल्ड होता है, प्रशिक्षित होता है, उसके पास कोई ना कोई कौशल होता है, वो पढ़ा लिखा होता है, वो उस देश के आर्थिक विकास में जो है अपना योगदान देता है। तो ह्यूमन रिसोर्स होने के साथ साथ, मानव संसाधन होने के साथ साथ, वो मानव संसाधन गुणवत्तापूर्ण हो, क्वालिटीफुल हो, उसमें स्किल हो, वो ट्रेंड हो, वो पढ़ा लिखा हो, तो वो उस देश को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। जैसे अमेरिका की बात करें, अमेरिका की पॉपुलेशन हमसे बहुत कम है, हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पर वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ की जनसंख्या हमारे तुलना में, हमारे कंपेरिजन में अगर हम बात करें तो वो हमसे ज़्यादा क्या है, स्किलफुल हैं, ज़्यादा वो हमसे ट्रेंड हैं, उनका जो इन्वायरमेंट है हमसे ज़्यादा बेहतर है, इसलिए उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किसी भी और कंट्री के तुलना में ज़्यादा होता है। तो मानव संसाधन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मानव संसाधन अगर होगा आपके पास, तभी जो आपके नेचुरल रिसोर्स है उसका यूज हो पाएगा। अगर लोग नहीं हैं तो आपके जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, चाहे वो वाटर हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे कुछ भी आपके अदर नेचुरल रिसोर्सेस हों, उनका तभी यूज हो सकता है जब आपके पास लोग हों उपयोग करने वाले। ठीक। संभव हो पाता है। फिर इसके बाद है साथ कुशल, प्रशिक्षित और मेहनती श्रम शक्ति द्वारा आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। आर्थिक विकास का क्या है, मार्ग प्रशस्त होता है। कब आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है? जब आपके यहाँ के जो लोग हैं वो कुशल हो, यानी कि स्किल्ड हो, उनके पास कोई ना कोई स्किल हो। जब आपके यहाँ के लोग प्रशिक्षित हों, यानी ट्रेंड हो, उन ट्रेनिंग हुई हो उनकी। फिर उसके बाद हार्ड वर्क करने वाले लोग हों, मेहनती श्रम शक्ति वाले जो है यहाँ पर आपके लोग हों। तो अगर ये 3 तरह के गुण, 3 तरह की क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स में, मानव संसाधन में है, तो वो आपके देश की आर्थिक विकास का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करते हैं। ठीक। इसलिए किसी भी देश की वास्तविक शक्ति उसकी मानव शक्ति की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। वहाँ की जो मानव शक्ति है, ह्यूमन जो रिसोर्स है वहाँ का, ठीक, ह्यूमन पावर है जो वहाँ की, वो गुणवत्ता यानी क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि उस देश की वास्तविक शक्ति कितनी बेहतर हो सकती है अगर उसमें क्वालिटी हो तो। ठीक। तो ये कुछ यहाँ पर बेसिक चीज़ें हैं जो कि जनसंख्या से संबंधित है। जनसंख्या किसी भी देश का बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन होता है। अगर जनसंख्या है तभी आप वहाँ के नेचुरल रिसोर्स का प्रयोग कर सकते हैं। और किसी भी देश की जनसंख्या अगर कुशल हो, यानी स्किल्ड हो, प्रशिक्षित हो, ट्रेंड हो और हार्ड वर्कर हो, मेहनती हो, तो उस देश का आर्थिक विकास जो है होता है। ठीक। तो वहाँ किसी भी देश की वास्तविक शक्ति उसकी मानव शक्ति की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। ठीक। जहाँ का व्यक्ति जितना स्किल्ड होगा, उसके अंदर जितनी क्वालिटी होगी, वो उस देश को उतना ही आगे ले जाएगा, उसकी वास्तविक शक्ति उतनी मजबूत होगी। ठीक। फिर ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम लोग देखते हैं जनगणना का इतिहास, सेंसस, है ना, या हिस्ट्री ऑफ सेंसस की बात करते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ सेंसस की बात करें अगर, यानी कि जनगणना की बात करें, तो आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि जनगणना आखिर क्यों की जाती है।
जनगणना इतने सारे लोगों को गिना जाता है, बहुत सारा समय खर्च होता है, पैसा खर्च होता है सरकार का, तो क्यों करती है सरकार? सरकार अगर ये नहीं कर पाएगी तो सरकार आपको बहुत सारे जो है लाभ नहीं दे पाएगी। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल अगर आपको दूं, तो अगर सरकार जनगणना ना करे तो वो उसको कैसे पता चलेगा कि इस साल किसी भी राज्य में या हमारे पूरे देश में कितने लोग जो है स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं और उनके लिए कितना बजट हमें, जब हर साल जो आपका एनुअल बजट आता है उसमें कितना बजट हमें एजुकेशन को देना चाहिए। अगर उसके पास आंकड़े होंगे कि कितने बच्चों का कितने बच्चे इनरोल हुए हैं, कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है इस साल स्कूल में, तो फिर उनके लिए वो खर्च निकाल पाएंगे। अगर वो जनगणना ना करें तो उनको नहीं पता चलेगा कि देश में कितने 60 साल से ऊपर के लोग हैं जिनको ओल्ड एज पेंशन देनी है। तो सरकार को यहाँ पर इसलिए जनगणना करनी होती है ताकि वो आपकी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए वो योजनाएं चला सकें, वो बजट निकाल सकें। ये सारे काम करने के लिए जनगणना आपकी की जाती है। ठीक, तो अगर आपके मन में ये प्रश्न रहा होगा कि जनगणना क्यों होती है, तो मैं उम्मीद करता हूं इसका आंसर आपको मिल गया होगा। जनगणना के यहाँ पर इतिहास की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व में मूसा द्वारा इजराइल के निवासियों की जनगणना करवाई गई थी। कब? 1500 ईसा पूर्व में इजराइल के निवासियों की जनगणना कराई गई थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि राज्य के आर्थिक गतिविधियों के आकलन हेतु जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के जो मंत्री थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था, कौटिल्य, जिन्हें हम लोग अर्थशास्त्र जिन्होंने लिखा है, या कौटिल्य को हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है उसमें पहली बार जनगणना का उल्लेख होता है। किसका? सेंसस का फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पर आपका जिक्र जो है, उल्लेख जो है कहाँ पर होता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। फिर उसके बाद आगे कहाँ पर होता है? तो अबुल फजल, है ना, जो कि अकबर के यहाँ रहते थे, अबुल फजल ने किताब लिखी थी आईने अकबरी, उसमें जनगणना का उल्लेख मिलता है। उसमें भी जनगणना का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? रोमन साम्राज्य के कैडेस्ट्रल सर्वे, रोमन साम्राज्य के कैडेस्ट्रल सर्वे में भी जनगणना की चर्चा है। कैडेस्ट्रल सर्वे में भी जनगणना की चर्चा की गई है। ठीक, पर ये तो हो गया जो पुराना थोड़ा सा बात है ना। लेकिन व्यवस्थित तरीके से अगर हम बात करें तो आधुनिक पद्धति, है ना, अभी का जो मॉडर्न सिस्टम के अकॉर्डिंग आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना किस देश द्वारा कराया गया था? कौन से देश ने पहली बार जनगणना व्यवस्थित तरीके से कराई थी? तो वो देश है आपका 1749 में जनगणना कराने वाला स्वीडन। कौन सा कंट्री है? स्वीडन जो है वो पहला देश है जिसने जनगणना कराई थी। कैसी जनगणना? व्यवस्थित तरीके से कराई थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब करवाई गई थी? इंडिया में भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, 1872 में जो लॉर्ड मेयो हमारे यहाँ के वायसरॉय थे, उनके द्वारा 1872 में यहाँ पर हमारे यहाँ सेंसस या जनगणना कराई गई थी और ये पहली बार जनगणना हुई थी। ठीक, फिर उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन कब से प्रारंभ हुआ? तो मेयो ने पहली बार कराया था, पर तब ये नहीं सोचा गया था कि हम हर 10 साल में जनसंख्या का जनगणना कराएंगे, देखेंगे हमारे यहाँ की जनसंख्या कितनी होती है। लेकिन जब लॉर्ड रिपन आए तो उन्होंने कहा कि भैया हम हर 10 साल में जनसंख्या की गणना करेंगे, देखेंगे कितनी जनसंख्या है। तो उन्होंने 1881 से शुरू किया और कहा कि अब से हर 10 सालों में भारत की जनगणना होगी, और वो परंपरा आज तक चली आ रही है। हालांकि 2011 के बाद से 2000 यहाँ पर आपके 21 में जनगणना होनी थी, लेकिन 25 हो गया, अभी तक हुई नहीं है। अभी तो एक नया और भी चीज आ गया है, जाति जनगणना। तो अब देखो कब तक में जनगणना हो पाती है। एक तो यानी कि ये जो सीक्वेंस था वो ब्रेक हुआ है अभी 1881 से हर 10 सालों में जनगणना होना शुरू हुई है। और किसने कराया था 1881 में? तो लॉर्ड रिपन ने कराया था। ठीक,
शुरुआत की थी लॉर्ड मेयो ने, हर 10 साल में कराने का श्रेय जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक, फिर इसके बाद अगला पॉइंट है वर्ष 2011 की जनगणना। वर्ष 2011 की जो आपकी जनगणना थी, भारत की कौन सी जनगणना है? 2011 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना है? तो ये आपकी 15वीं जनगणना है। किस नंबर की है? 15th नंबर की आपकी जो है तो जनगणना है। ठीक, जो आपकी 15वें नंबर की जनगणना हुई थी 2011 में, उसका नारा, उसका स्लोगन क्या था? उसका स्लोगन था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका स्लोगन था। फिर नेक्स्ट है किस अधिनियम के अंतर्गत जनगणना कराई जाती है? कौन सा ऐसा आपका एक्ट है, कौन सा अधिनियम है जिसके तहत सेंसस या जनगणना होती है? तो जनगणना अधिनियम 1948 में यह आपका एक सेंसस एक्ट या जनगणना अधिनियम बनाया गया था 1948। उसमें बहुत सारे आपके प्रावधान, बहुत सारे उसमें प्रोविजंस और क्लॉज दिए गए हैं, क्लॉज एंड सब क्लॉज हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जनगणना आपकी जो है कराई जाती है। ठीक, भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई? है ना, क्या? नियमित, रेगुलर और यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से कब से शुरू हुई? तो ये आपकी 1881 से। कब से शुरू हुई? 1881 से शुरू हुई। अभी हमने ऊपर जो है पढ़ा था कि 1881 में लॉर्ड कौन? लॉर्ड जो है आपके रिपन के द्वारा शुरू की गई थी। और पहली बार 1872 में, 1872 में किसके द्वारा शुरू की गई थी? 1872 में, तो वो थे मेयो। कौन? मेयो। आपने देखा होगा बिल्ली जो होती है वो म्याऊं करती है और भाग जाती है। तो उन्होंने 1872 में मेयो जी आए और उन्होंने एक बार कराया, फिर उसके बाद वो चले गए। फिर लेकिन रिपन आए और उन्होंने कहा कि भैया हम जो है इसको नए तरीके से करेंगे और व्यवस्थित तरीके से करेंगे और हर 10-10 साल में करेंगे। तो 1881 में उनके द्वारा हर 10 सालों में जनगणना शुरू हुई। फिर है जनगणना संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल है ना, 3 तरह के शेड्यूल हैं। एक आपके राज्य सूची है ना, एक आपकी संघ सूची है और एक आपकी समवर्ती सूची है। राज्य सूची में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, उस पर जो कानून बनाना होता है, उस पर जो लॉ बनाती है, वो राज्य सरकार बनाती है। फिर उसके बाद जो आपकी संघ सूची है, उस पर जो रूल बनाए, उस पर जो लॉ बनाए जाते हैं, उस पर जो नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, वो कौन बनाता है? आपकी केंद्र सरकार। फिर एक होती है समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। लेकिन वहां पर मान लीजिए एक कानून राज्य ने बनाया और दूसरा कानून केंद्र ने बनाया। अब जो कानून राज्य ने बनाया है और जो कानून केंद्र ने बनाया है, अगर राज्य का कानून केंद्र के जो कानून है उसको काटता है ना, उसको ओवरलैप करता है, तो राज्य के कानून को क्या किया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा और केंद्र का कानून बचा रह जाएगा। ठीक, तो यहां पर अगर हम बात करें जनसंख्या किसका भाग है, तो 7वीं अनुसूची है ना, से आपके संघ सूची में, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, उसमें एक और सूची है आपके संघ सूची। तो आर्टिकल वो सॉरी क्या बोलते हैं, संविधान में जो आपकी अनुसूचियां हैं आपके, तो 7वीं जो अनुसूची है, टोटल 12 अनुसूचियां हैं, 12 में 7वीं अनुसूची जनसंख्या से संबंधित है। और उसमें भी 3 सूचियां हैं ना, एक मैंने बताया ना, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है उसका विषय है आपका क्या? उसका विषय है जनगणना। ठीक, और वैसे अगर हम बात करें जो 12 अनुसूचियां हैं, देखिए यहां पर 2 चीजें हैं, एक क्या है यहाँ पर? अनुसूची और एक है सूची। तो अनुसूची जो है आपकी शेड्यूल जो है वो 12 है। ठीक, 12 अनुसूचियां हैं। फिर जो आपकी 7वें नंबर की, 12 में से 7वें नंबर की जो अनुसूची है, उसमें 3 सूचियां हैं। क्या है? 3 सूची है, एक राज्य की है और एक यहां पर संघ की है और एक समवर्ती है। तो जो संघ है उसका विषय है जनगणना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय स्तर पर जनगणना विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन होता है ना, सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे जो आपका जनगणना विभाग है, सेंसस डिपार्टमेंट है, उसका सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर अधिकारी कौन है? तो
महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। कौन? महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, इसको बोलते हैं रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ये हमारे देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना संबंधी कार्य का निर्देशन एवं पर्यवेक्षण का कार्य कौन करता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? मतलब कहीं पर भी जनगणना होगी तो उसका निर्देशन, उसका डायरेक्शन, यानी कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, और उसको पर्यवेक्षण, उसकी देखभाल कौन करता है? तो उसके लिए होते हैं आपके जनगणना निदेशक, डायरेक्टर ऑफ सेंसस, जनगणना निदेशक होते हैं जो कि ये काम करते हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, जनगणना का वास्तविक कार्य किस पदाधिकारी द्वारा संपन्न कराया जाता है? ये सारे लोग तो सिर्फ देखने वाले लोग हैं, लेकिन वास्तव में कौन कराता है? ठीक। तो एक होता है प्रगणक, है ना, इनुमरेटर बोलते हैं उसको। क्या? इनुमरेटर, प्रगणक, जो कि हिसाब किताब पूरा रखता है जनगणना का। तो प्रगणक जो होता है वो वास्तविक रूप से कराता है। क्या? वो वास्तविक रूप से जो है ये काम करता है। बाकी और जो लोग होते हैं निर्देशन का काम करते हैं, पर्यवेक्षण का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर वास्तविक जो व्यक्ति होता है वो प्रगणक या इसे इनुमरेटर बोलते हैं। ठीक। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। कुछ और एक दो फैक्ट हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपने जो हमारे परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां पहुंचेंगे। ठीक। तो अगला यहां पर पॉइंट है, भारत की जनसंख्या का बृहत विभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइडेड ईयर किसे कहते हैं? तो 1921 को, 1921 को यहाँ पर आपके जनसंख्या का बृहद विभाजक वर्ष कहा जाता है। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे कि इसको क्यों बृहद विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक। 1921 को क्यों यहाँ पर ग्रेट डिवाइडेड ईयर जो है, डिवाइड ईयर कहा जाता है, आगे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। तो आपको याद रखना है कि 1921 को यहाँ पर महान विभाजक वर्ष या बृहद विभाजक वर्ष जो है कहा जाता है, ग्रेट डिवाइड ईयर के नाम से जाना जाता है। ठीक। आगे बस अभी आप लोग ईयर याद रखें, आगे हम लोग बात करेंगे इस पर। भारत की जनगणना में भारत में शहरों के कार्यात्मक वर्गीकरण के लिए त्रिगुट आरेख किसने लागू किया? तो अशोक मित्रा ने जो है त्रिगुट आरेख लागू किया था। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, हाँ ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है। अगर एमपीपीएससी थोड़ा बेहतर तरीके से प्रश्न पूछने की जो है कोशिश करे तो वो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक। भारत की जनसंख्या तथा उसकी वृद्धि दर, ठीक, इंडियन पॉपुलेशन एंड देयर ग्रोथ, ठीक, उनकी यहाँ पर जो है वृद्धि दर क्या है, ठीक, ग्रोथ रेट क्या है, और भारत की जनसंख्या का यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, उसकी ग्रोथ रेट, कितने ग्रोथ रेट या कितने वृद्धि दर के हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है। तो हम लोग 1901 से शुरू करते हैं। क्या? 1901 से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो 1901 में जनसंख्या वाला जो कॉलम है इसको आपको याद नहीं करना है, क्योंकि आप याद कर ही नहीं पाएंगे, ना तो हम कर पाएंगे ना आप याद कर पाएंगे। हम याद करेंगे यहाँ पर परसेंटेज वाला भाग। हम क्या याद करेंगे? परसेंटेज का पार्ट याद करेंगे, और वो भी जो इंपॉर्टेंट होगा, जो किसी कारण से महत्वपूर्ण है उसी को, सबको नहीं। ठीक। तो 1901 में जो है आपका ग्रोथ रेट के बारे में जानकारी हमारे पास नहीं है। जब 1901 की जो जनगणना हुई थी तब ब्रिटिश सरकार थी, तो उसके हमारे पास ग्रोथ रेट जो है तब नहीं चेक किया जाता था कि कितने ग्रोथ रेट के हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है। 1901 में करते ही नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने 1911 में जनगणना हुई तो उन्होंने कहा नहीं भाई अब तो जो है हम लोग करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग अब जो है ग्रोथ रेट भी देखेंगे। तो उन्होंने 1911 में ग्रोथ रेट देखा। 1911 में जो अगर हमारी ग्रोथ रेट थी वो थी 5.75%। क्या थी? 5.75%। ये कब की ग्रोथ रेट है? 10 की ग्रोथ रेट। क्या? 10 सालों में। जैसे आज मान लीजिए कि आज हमारे यहाँ 100 जनसंख्या है, ठीक, तो उसमें 10 सालों में, कितने सालों में? 10 सालों में इसका 5% जो है जनसंख्या बढ़ जाएगी।
100 का 5% जनसंख्या जो है 10 सालों में बढ़ेगी, तो से 5.75% 10 की ये वृद्धि दर है। हर 10 सालों में टोटल पॉपुलेशन जो है वो 5% बढ़ती है। ठीक, ईयरली की बात करें, साल की बात करें, एक साल में कितनी है, तो 0.56%। क्या है, 0.56%। अभी आप इसको देखते जाइए, अभी आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है ना, क्योंकि अभी तो 5% है, धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ेगी जनसंख्या। तो 5.75% था वार्षिक वृद्धि दर, यानी एक साल में ईयरली ग्रोथ कितना थी, ग्रोथ रेट, तो 0.56% था। फिर उसके बाद 1921 की बात करते हैं। 1921 है ना, मैक्सिमम जगह है आपको पूरा, अभी तक जो आप नीचे देखते जाएंगे तो आपको ग्रोथ रेट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, घटेगा कहीं पर भी नहीं। लेकिन 1921 में ग्रोथ रेट घट गई थी, माइनस में चली गई थी। तो 10 की ग्रोथ रेट जो है -0.31% जो है यहाँ पर आपकी थी। यानी उस साल जनसंख्या बढ़ने की जगह पर उस 10 सालों में घट गई थी। ठीक, उन 10 सालों में क्या हुआ था, 1911 से लेकर के 1921 के बीच, इस 10 सालों में 11 से लेकर के 21 के बीच का जो 10 साल का समय है, इस दोनों के बीच में जो 10 साल का समय है, उस 10 सालों में जनसंख्या क्या हो गई थी, घट गई थी। कितनी घटी थी, 0.31%, बढ़ी नहीं थी। ईयरली की बात करें तो ईयरली भी 0.01%, सॉरी 0.03% जो है घट गई थी। इसीलिए 1921 को ग्रेट डिवाइड ईयर, महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस साल जनसंख्या जो है माइनस में, ग्रोथ रेट जो है वो माइनस में चला गया था, जनसंख्या हमारी माइनस में जो है तो चली गई थी, यानी कि कम हो गई थी बढ़ने की जगह पर। इसीलिए इसे ग्रेट डिवाइड ईयर के नाम से या महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि 1921 को महान विभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइड ईयर के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस साल जनसंख्या की जो 10 की वृद्धि दर है ना, डेकेडल जो आपका ग्रोथ रेट है और जो आपकी ईयरली ग्रोथ रेट है, दोनों क्या हुए थे, माइनस में गए थे, दोनों क्या हो गए थे, माइनस में चले गए थे। इसलिए जो है तो इसे ग्रेट डिवाइड ईयर या महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर इसके बाद 31, 41, 51 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें 1911 याद रखना है, 1921 याद रखना है। 21 इसलिए याद रखना है क्योंकि इसमें जो है आपके बहुत ज्यादा बढ़ी थी। फिर इसमें हम ये याद रखेंगे कि किसमें सबसे ज्यादा थी। तो सबसे ज्यादा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 21 में तो घट गई थी, और आपके 31 में 11% थी 10 की वृद्धि दर। फिर उसके बाद यहाँ पर 14, 13, 21, 24, 23, 21। तो इसमें आपको 1971 1971 का समय दिखाई दे रहा होगा, 1971 की सेंसस दिखाई दे रही होगी। और इस समय जो आपका यहाँ पर 10 की वृद्धि दर था, 10 सालों में जनसंख्या की जो ग्रोथ रेट थी वो सबसे ज्यादा है, अभी तक की सबसे ज्यादा है, 24.80%। इस साल भी, आगे भी 24% थी और थोड़ा सा पॉइंट में अंतर है। तो हमें सबसे ज्यादा देखना है 71 में। 71 में हमारी जो ग्रोथ रेट थी 10 सालों की वो थी 24.80%, और ये अभी तक की सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी जो है ग्रोथ रेट है। ईयरली की बात करें तो 2.22% थी। क्या थी, 2.22% थी ईयरली, और 10 सालों में 24.80% थी। इसलिए 71 आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से सालों में, है ना, उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा 1981, 1971, 1991, 2001, ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कौन से ईयर में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि 1971 में देखने को मिलती है। कितनी है, 24.80%। फिर ठीक, फिर 81 में भी 24 के आसपास है। फिर आपको कोई याद नहीं रखना है, तो आपको 1911 याद रखना है क्योंकि पहली बार 10 की जनसंख्या वृद्धि जो है वहां पर देखने को मिली थी। ठीक, 10 सालों में जो ग्रोथ होती है उसको देखने को पहली बार 1911 के सेंसस में देखने को मिला था। फिर 21 का इसलिए याद रखेंगे क्योंकि उस साल जो है तो जनसंख्या ग्रोथ या ग्रोथ रेट जो है माइनस में चला गया था। फिर 1971 इसलिए याद रखेंगे क्योंकि इसमें जो है क्या था, इस वाले में जनसंख्या या ग्रोथ रेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। ठीक,
फिर उसके बाद हम सीधा 2000 यहाँ पर 11 याद रखेंगे। क्या? 2011 याद रखेंगे और 2001 भी याद रखेंगे। 2001 इसलिए क्योंकि 11 के पहले की जो जनगणना है वो 2001 की है, तो अगर उसको मन किया कभी तो पूछ ले, हालांकि पूछेगा नहीं, पर फिर भी एक तो पॉइंट है, याद रख सकते हैं। 21.54% 2001 की थी। फिर 2011 की पॉपुलेशन, 2011 की जनगणना की बात करें तो उसमें जो हमारा यहाँ पर 10 की जनसंख्या वृद्धि है वो 17.70% है। ईयरली की बात करें तो 1.64% है। ठीक, यानी कि अब जा करके थोड़ा ठीक हुई है, और आगे जनसंख्या आप जो नया सेंसस अगर आया, नई जनगणना की जो है आपके डाटा आया, तो उसमें शायद ये थोड़ा बहुत और कम देखने को मिले, पर पता नहीं, ज़्यादा भी हो सकता है, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है ना। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस ग्रोथ रेट को जो है और कम लाने की आवश्यकता है। ठीक, तो ये टेबल में 2-3 फैक्ट आपके लिए जरूरी हैं। फिर है भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण। भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से क्यों बढ़ रही है? तो अकाल पर नियंत्रण, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि व औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। यानी कि पहले के समय में सूखा पड़ता था, अकाल होता था, तो लोग ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करते थे, उनको लगता था इनका खाना पीना कहाँ से आएगा, वो खुद उनको नहीं मिलता था तो वो अपने बच्चे को क्या खिलाएंगे, इसलिए। लेकिन जब हमारे यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएं आई, 5 ईयर प्लान आया, तो एग्रीकल्चर में बहुत वृद्धि हुई और इंडस्ट्री, उद्योग में भी, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो भी बढ़ा। तो इसलिए लोगों को एक आत्मविश्वास आया कि भाई हम अब जो है अपने बच्चों का पालन पोषण, उनको खाने पीने की आवश्यकता, उनकी पूरी जो भी आवश्यकता होगी वो हम पूरी कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर, कृषि बढ़ चुका है, खेती होने लगी है ना, औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास हुआ है, तो इन विकास के कारण जो है जनसंख्या बढ़ी थी। ठीक, फिर क्या है? चिकित्सा में सुधार, जिसके फलस्वरूप मृत्यु दर में कमी आई। अब पहले क्या होता था कि पहले के समय में जब हमारे यहाँ उतनी ज़्यादा स्वास्थ्य, हेल्थ सर्विसेज बेहतर नहीं थी, चिकित्सा सुविधा बेहतर नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों की जो होती, क्या होती थी, जन्म के समय मृत्यु हो जाती थी। बहुत सारे बच्चे, छोटे बच्चे होते थे, जन्म के समय मृत्यु हो जाती थी, और कई बार बड़े होने पर भी हो जाती थी। और अभी जैसे 70-80 साल, 90-90 साल लोग जीते हैं, तो पहले अगर कोई बीमारी हो जाती थी तो लोग जल्दी मर जाते थे, क्योंकि उसका इलाज नहीं था। तो जब इलाज नहीं था तो मृत्यु दर जो थी यहाँ पर आपके वो ज़्यादा थी। ठीक, मृत्यु दर क्या थी यहाँ पर? डेथ रेट ज़्यादा थी, तो जनसंख्या कम रहती थी। ठीक, अभी डेथ रेट में अब भी देखें अगर तो कम ही हो गई है, क्योंकि चिकित्सा व्यवस्था, हेल्थ सर्विसेज हमारे यहाँ की अच्छी हो गई हैं, इसलिए जनसंख्या वृद्धि हमें देखने को मिली है। फिर है जन्म दर अधिक होना, जो कि सामाजिक आर्थिक कारकों, सांस्कृतिक पिछड़ापन और गर्म जलवायु के कारण है। यानी कि मृत्यु दर, यानी कि आपका जो डेथ रेट है वो तो कम ही हुआ, साथ ही साथ बर्थ रेट, जन्म दर जो है आपकी बढ़ गई। इसके पीछे अलग अलग तरह के सामाजिक और आर्थिक कारण हैं, है ना। जैसे लोगों को कई बार, उनके मान लीजिए 2 बच्चियां हैं, उनको बेटा चाहिए, तो वो लोग तब तक इंतजार करते थे जब तक बेटा ना हो जाए, तो इस चक्कर में कई बार 5-5, 6-6 बच्चियां हो जाती थी। ठीक, और बेटा पता चला नहीं हुआ, या फिर हुआ तो लास्ट में हुआ, तो ऐसे करते करते उनकी जो है क्या कहते हैं आपके नंबर जो है बढ़ गए परिवार के, है ना। जहां 2-3 होने चाहिए थे वहां 6-7 हो गए। तो ऐसे कई बार हमारे यहाँ की, और ये क्या है, एक सोशल फैक्टर है, सामाजिक कारक है, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक बेटा नहीं होता तब तक माना जाता है भैया वंश कौन चलाएगा, आगे कौन बढ़ाएगा वंश को। तो ऐसे सामाजिक कारण होते हैं, कुछ सांस्कृतिक पिछड़ापन होता है हमारे यहाँ पर, और हमारे यहाँ की जो गर्म जलवायु है उसके वजह से भी पॉपुलेशन जो है ग्रोथ बढ़ती है। हमारे यहाँ के हार्मोनल जो चीज़ें हैं और भी बहुत सारी वजह से आपके जो है तो जनसंख्या बढ़ती है। ठीक, और हमारे यहाँ विवाह भी बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक, औसत आयु अर्थात जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। यहाँ पर आपके जो जीवन जीने की जो आशा है उसमें क्या हुआ है, ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है। पहले जो है जीवन जीने की आशा लोगों में कम होती थी। क्यों कम होती थी? क्योंकि चिकित्सा सुविधा बेहतर नहीं थी, खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी। पर अब जो है लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, जीवन को लेकर के जीने की आशा बढ़ चुकी है, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था है, चिकित्सा सुविधा है, उनकी सुविधाएं पूरी हो रही, जो उनकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो रही हैं। इसलिए लोगों की जीवन जीने की आशा, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है। ठीक,
तो अब लोग ज्यादा लंबे समय तक जीने की कोशिश करते हैं तो जनसंख्या बढ़ेगी ही। तो ये भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कुछ कारण हैं। फिर यहाँ पर और फैक्ट देख लेते हैं। भारत का प्रथम जनगणना आयुक्त कौन था? भारत का पहला, है ना, सेंसस कमिश्नर जनगणना आयुक्त कौन था? तो डब्ल्यू.सी. फ्लाउडेन। क्या? डब्ल्यू.सी. फ्लाउडेन पहले जो है जनगणना आयुक्त थे हमारे यहाँ के। तो पहले जनगणना आयुक्त डब्ल्यू.सी. फ्लाउडेन थे। ठीक, उसके बाद अब आगे चलते हैं। 2011 की जो जनगणना हुई उसमें जनगणना आयुक्त कौन थे, है ना, सेंसस कमिश्नर कौन थे? तो थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। फिर है जनगणना 2011 का शुभारंभ या मस्कट क्या था? तो एक प्रगणक शिक्षिका। क्या? एक प्रगणक शिक्षिका, न्यूमरेटर जिसको बोलते हैं, है ना, और शिक्षिका यानी कि जो फीमेल टीचर वहां पर, उसका एक चित्र बनाया गया था और वो जनगणना कर रही थी। ठीक, जो जाके पूछते हैं ना, भाई आप कितने आपके परिवार में है? आप लोगों ने वो एक परेश रावल का कभी देखा है, फिल्म में देखा है? वो परेश रावल जनगणना करने जाता है, एक घर में जाता है, वो पूछता है कि आप जो है तो, और उससे पूछता है कि भाई आपका विवाह हो गया है? वो बोलती है नहीं हुआ है। फिर वो लौट आता है और तो जैसे मतलब दरवाजा खोलती, एक नोक करता है, उधर से एक लड़की आती है, उससे पूछता है आपका विवाह हो गया है? वो जनगणना करने जाता है, बोलती है नहीं हुआ है। ठीक, वो लौटता है और जैसे ही दरवाजा बंद कर लेती फिर नोक करता है और फिर वो बोलती है, फिर ये पूछता है परेश रावल कि आपके कितने बच्चे हैं? फिर उसकी जो है धुलाई होती है। तो यानी कि जब उसका विवाह, उसने पहले बता दिया था भाई विवाह नहीं हुआ है, फिर ये जाकर पूछता है कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पर जो जनगणना करने वाले लोग हैं, तो मतलब एक प्रगणक यानी न्यूमरेटर जो है, और एक मतलब न्यूमरेटर के रूप में एक शिक्षिका का यहाँ पर जो फोटो बनाया गया है, उसी को मस्कट या शुभंकर के रूप में दर्शाया गया है। भारत की प्रथम जनसंख्या नीति, है ना, फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी कब जो है आपके बनाई गई थी? तो 1976 में, 1976 में फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई गई थी। नेक्स्ट है जनसंख्या नीति 2000 किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई? मतलब बाद में 2000 में जो आपकी अगली जनसंख्या नीति बनाई गई वो किस के आधार पर? तो एम.एस. स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के आधार पर। एम.एस. स्वामीनाथन जो कि आप हमारे यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन माने जाते हैं, उनको अभी पिछले साल आपका जो है तो भारत रत्न भी दिया गया। तो एम.एस. स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट पर, इस कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर उसके बेस पे 2000 की जो है आपकी पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई गई थी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है परिवार नियोजन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन दुनिया में पहली बार किस देश में हुआ था? तो वो हुआ था भारत में 1952 में। क्या? 1952 में परिवार नियोजन प्रणाली, फैमिली प्लानिंग जो है आई थी। ठीक, ये फैमिली प्लानिंग से एक मुझे अच्छी चीज याद आई आप लोगों को पता होगा लालू प्रसाद यादव, है ना, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके 8 9 कितने 10 बच्चे हैं शायद। तो ऐसे ही जोक में चलता है ये, है ना, किसी ने उनसे पूछा कि भैया आपके 8 9 10 बच्चे हैं, आपने फैमिली प्लानिंग जो सरकार की चलाई गई है, कांग्रेस सरकार ने चलाया है, तो आपने फैमिली प्लानिंग को क्यों जो है नहीं चुना? आप इतने सारे बच्चे क्यों पैदा किए? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक बात बताता हूं, जो कांग्रेस है वो हमारी क्या है? विपक्ष की पार्टी है, अपोजिशन की पार्टी है, और फैमिली प्लानिंग वो लेकर के आई है। तो हमारा दायित्व बनता है कि जो भी रूलिंग पार्टी अभी क्या करे, जो भी रूलिंग पार्टी जो है कोई भी फैसला लेकर के आए, तो हम लोग कौन है, यानी कि लालू प्रसाद यादव उस टाइम पे अपोजिशन विपक्ष में थे और कांग्रेस जो है रूलिंग पार्टी में थी, यानी कि वो सत्ता में थी और वो विपक्ष में थे, अपोजिशन पार्टी थे। तो उन्होंने कहा कि रूलिंग पार्टी का विरोध करना हमारा दायित्व होता है
तो उसके द्वारा जब परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग लेकर के आई गई है तो मैंने उसका विरोध किया और उस विरोध में मैंने जो है तो ये बच्चों को जो है तो पैदा किया। ठीक, तो उनके द्वारा ये जो है तो एक बार बताया गया था, साथ जोक उन्होंने मजाक मजाक में एक बात कही थी। ठीक, तो फैमिली प्लानिंग 1952 में आया था। प्राकृतिक आधार पर आधारित जनसंख्या सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो रॉबर्ट माल्थस। किसने किया? रॉबर्ट माल्थस के द्वारा यहां पर किया गया। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है, रॉबर्ट माल्थस ने अपने किस लेख में जनसंख्या सिद्धांत को प्रस्तुत किया? तो उनका एक यहाँ पर लेख है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या सिद्धांत पर ही उनका एसे है, तो जिसका नाम है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक, इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं और अगला यहाँ पर फैक्ट देखें तो रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में किसके संबंध की व्याख्या की गई है? तो जनसंख्या वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के माध्यम से संबंध की व्याख्या की गई है, यानी कि जनसंख्या कितनी होगी उसके लिए खाद्यान्न यानी कि जो आपका फूड है वो कितना चाहिए उसको, इसके बारे में यहाँ पर जो है बात की गई है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, है ना। कार्ल मार्क्स का जनसांख्यिकी चिंतन, ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जहाँ सबसे ज्यादा जहाँ पर डेंसिटी है वो कौन सा स्टेट है? तो डेंसिटी का मतलब होता है यहाँ पर 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई और इसके बीच में रहने वाली जनसंख्या। मतलब 1 किलोमीटर आप ऐसे चले जाइए, 1 किलोमीटर आप ऐसे चले जाइए, फिर यहाँ पूरा एक गोला के रूप में बना लीजिए। इसके बीच में जो भी यहाँ पर आपके लोग रहते हैं, जो भी लोग यहाँ पर आपके निवास करते हैं, इनको क्या बोला जाता है? पॉपुलेशन। यहाँ पर इनको बोला जाता है डेंसिटी। क्या बोला जाता है? घनत्व। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में जितने लोग निवास करते हैं उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। आगे हम पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर कितनी डेंसिटी है, तो 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, तो हम कहेंगे भैया यहाँ पर 9 लोग जो है पर किलोमीटर स्क्वायर में निवास करते हैं। पर किलोमीटर स्क्वायर में 9 लोग रहते हैं। तो इस हिसाब से पर किलोमीटर की बात करें तो बिहार में जो है 1106 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 1106 लोग बिहार में रहते हैं। ठीक, उसके बाद और कौन से राज्य हैं बिहार के बाद? बिहार तो सबसे नंबर 1 पे है इन डेंसिटी। फिर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी 1028 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। ठीक, केरला की बात करें, केरला में 860 लोग जो है पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में 829 लोग जो है पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। बिहार में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बिहार में जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, फिर जहाँ पर नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जो एरिया खाली है तो खाली है, और जहाँ पर लोग हैं तो लोग हैं, यानी कि लोग फैले हुए नहीं हैं, लोग एक जगह बहुत ज़्यादा मात्रा में निवास करते हैं। तो इसलिए जो है बिहार में 1106 है आपके। नहीं तो ऐसे तो फिर उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 25 करोड़ है, 20-22 करोड़, तो वहाँ ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं। उत्तर प्रदेश में लोग क्या है, फैले हुए हैं, थोड़ा जो है तो दूर दूर है। ठीक, इसलिए जो है पर किलोमीटर स्क्वायर में ज़्यादा मात्रा में लोग नहीं है। तो ये हो गया अधिकतम घनत्व वाले, है ना। यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम डेंसिटी, सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, स्टेट विथ मैक्सिमम डेंसिटी, ये है आपका या लार्जेस्ट डेंसिटी या मैक्सिमम डेंसिटी। ठीक, यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, तो लोवेस्ट डेंसिटी वाले जो है आपके ये आपके राज्य या स्टेट की बात करें, जहाँ पर स्टेट विथ लोवेस्ट डेंसिटी कौन कौन से हैं, तो सबसे कम जो आपकी डेंसिटी है वो है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर में सिर्फ
17 लोग रहते हैं। कितने? 17 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई में सिर्फ कितने लोग रहते हैं? सिर्फ और सिर्फ 17 लोग रहते हैं। ठीक। दूसरे नंबर पे है मिजोरम। मिजोरम में कितने लोग रहते हैं? 52 लोग रहते हैं। कितने? 52 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। फिर सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम में 86 लोग यहाँ पर जो है तो रहते हैं। नागालैंड की बात करें, नागालैंड में 119 लोग रहते हैं। तो आपको याद रखना है, एमपीपीएससी आपसे पूछ सकती है कि भाई सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला स्टेट कौन सा है, सबसे कम डेंसिटी वाला स्टेट कौन सा है, या फिर वो आपको दे सकती है भैया इनको सीक्वेंस में जमाइए। ऐसे प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं। वो चार ऑप्शन देते हैं और उसमें रहता है भैया कौन सा सीक्वेंस सही है आपके। ठीक, तो आपको ध्यान रखना, इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। घनत्व को कैसे निकाला जाता है यहां पर आपके? तो ये आपका कायिक घनत्व है ना, कुल जनसंख्या और निवल कृषि क्षेत्र कुल कृषि जनसंख्या। तो यानी कि कृषि वाली जनसंख्या को मिला, टोटल पॉपुलेशन और कृषिगत जनसंख्या जो कृषि से आपकी जुड़ी हुई हो। ठीक, नहीं, 1 मिनट। हाँ ठीक है। कायिक घनत्व निकालना हो तो कुल जनसंख्या अपॉन निवल कृषित क्षेत्र, कुल कृषित क्षेत्र। ठीक, ये यहां से है, फिर ये जो है इसके साथ है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फिर कुल कृषि जनसंख्या बटे निवल कृषित क्षेत्र, कोई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसको परेशान ना हो कि भाई क्या होगा क्या होगा। देखिए अभी हमने स्टेट देखा था, है ना, मिनी लोवेस्ट एंड लार्जेस्ट जो है आपके डेंसिटी के हिसाब से स्टेट देखे थे। अब हम यहाँ पर लोवेस्ट एंड लार्जेस्ट डेंसिटी वाले क्या देखेंगे? आपके संघ शासित क्षेत्र देखेंगे। क्या देखेंगे? संघ शासित क्षेत्र देखने वाले हैं कि या केंद्र शासित प्रदेश जो है आपको उनके देखने वाले, यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर है आपका राष्ट्रीय राजधानी, इसका मतलब है राष्ट्रीय, इसका मतलब है राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कितने लोग रहते हैं? तो 11,320। 1 किलोमीटर स्क्वायर में दिल्ली में 11,320 लोग रहते हैं। सोचो कितनी भीड़ है दिल्ली में। क्या कि 1 किलोमीटर स्क्वायर पर किलोमीटर स्क्वायर में 11,320 लोग रहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद चंडीगढ़ दूसरे नंबर पे है। चंडीगढ़ जहां पर 9,258 लोग, 9,258 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। फिर है पुडुचेरी। पुडुचेरी में 2,547 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। फिर उसके बाद दमन एंड दीव है जहां पर 2,191 लोग जो है रहते हैं। ये क्या है? आपके शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले संघ शासित क्षेत्र, है ना, लार्जेस्ट आप स्टेट विथ लार्जेस्ट स्टेट नहीं, ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी विथ लार्जेस्ट डेंसिटी। ठीक, यहाँ पर फिर एक टेबल दी गई है और इस टेबल में बात की गई है 1901, है ना, 1901 से 2011 तक भारत का जनसंख्या घनत्व किस तरह से रहा। तो अभी की बात करें तो अभी अगर हम बात करें हमारा 2011 में कितना जनसंख्या घनत्व है, तो एक सेकेंड, हाँ, तो 1901 से 2011 तक की हमें जो है यहाँ पर आपका डेंसिटी देखना है, जिसमें हम वही याद करेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। पूरा टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम बात करें 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग, तो हमारे यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर में 382 लोग जो है एवरेज रहते हैं, है ना। पूरे देश का जो है मिला करके एवरेज निकाला गया तो 382 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। तो इसको तो आपको गांठ बांध के याद करना ही करना है। ठीक, तो पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग? 382 लोग रहते हैं। 1901 में अगर देखें तो यहाँ पर 77 लोग थे। कितने थे? 77 लोग यहाँ पर निवास करते थे। ठीक, 1911 में 82, 1921 में 81 और 1931 में 90। तो
कोई भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको 2011 का याद रखना है। और अगर बहुत याद करना हो तो आप जो है 1901 का याद कर सकते हैं, 1901 का याद कर सकते हैं। 1901 में कितना था, 77 पर किलोमीटर स्क्वायर में लोग निवास करते थे। आज के समय में वही लोग बढ़ करके 382 हो गए हैं। ठीक, और धीरे धीरे ये जो है आपका एक चिंता का विषय हो जाएगा कि भाई 1 किलोमीटर में जब बहुत लोग रहेंगे तो बहुत भीड़ भाड़ होगा और लोगों को जो है बहुत सारी समस्याएं आएंगी। शहरी क्षेत्रों में आप देखो कितनी समस्याएं हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। फिर यहाँ पर हम आ गए साक्षरता पर, है ना, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट की बात करें, शीर्ष साक्षरता दर वाले राज्य, ऐसे राज्य जहां पर पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, तो ऐसे कौन से राज्य हैं? केरला 94%। यहाँ के कितने लोग लिखे हैं? 94% यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक, फिर मिजोरम के 91.3% लोग पढ़े लिखे हैं। फिर उसके बाद गोवा आ जाएगा। गोवा की बात करते हैं, गोवा में 88.7% लोग पढ़े लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका त्रिपुरा है, त्रिपुरा में 87.2% लोग आपके पढ़े लिखे हैं। आपसे एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा जा सकता है। किस तरह से पूछा जा सकता है अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो, जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न ऐसे कुछ देंगे, वो केरला दे दिया, मिजोरम दे दिया, और फिर आपसे गोवा दे दिया, फिर उन्होंने आपको जो है त्रिपुरा दे दिया। ऑप्शन ए हो गया। फिर वो जो है यहाँ पर आपसे ऑप्शन बी पूछ सकते हैं। ऑप्शन बी में इसी को थोड़ा आगे पीछे कर देंगे, वो त्रिपुरा पहले कर देंगे, फिर केरला कर देंगे, फिर आपसे गोवा कर देंगे, फिर आपसे जो है तो मिजोरम कर देंगे। और फिर वो आपसे ऐसे ही ऑप्शन देंगे और पूछेंगे किसका सीक्वेंस, किसका जो है क्रम सही है। तो जो ऊपर ए नंबर लिखा हुआ है इसका सीक्वेंस क्या है, सही है, क्योंकि सबसे पहले केरला आता है, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा आता है आपका। ठीक, लेकिन यहां पर सीक्वेंस सही नहीं है क्योंकि त्रिपुरा पहले आ गया है। तो ऐसे ही 4 ऑप्शन दे करके वो आपसे पूछते हैं कौन सा सीक्वेंस सही है बताओ, है ना। तो इसलिए आपको 4 के चारों को क्रम से याद रखना है, सीक्वेंस से याद रखना है। ठीक, तो ये हो गया लार्जेस्ट लिटरेसी रेट वाले स्टेट, या जो जहां पर शीर्ष आपके साक्षरता दर वाले राज्य। फिर है न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य, है ना, लोवेस्ट लिटरेसी रेट वाले स्टेट की बात करते हैं। कहां कहां पर कम लोग पढ़े लिखे हैं? तो बिहार सबसे पहले नंबर पे आता है। बिहार, बिहार के जो लोग हैं वो कम पढ़े लिखे लोग हैं कंपेरिजन में। अगर हम और स्टेट की बात करें तो यहाँ पर 61.8% लोग पढ़े लिखे हैं। कितने लोग हैं? 61.8% लोग पढ़े लिखे हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जो पढ़ाई लिखाई वाले लोग हैं वो 65.4% हैं। 65.4% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं। फिर उसके बाद अगला स्टेट है राजस्थान, राजस्थान के 66.1% लोग पढ़े लिखे हैं। फिर है आपका झारखंड, झारखंड में 66.4% लोग पढ़े लिखे हैं। तो ये आपके क्या है, ऐसे स्टेट हैं जहां पर लिटरेसी रेट जो है आपका कैसा है, यहाँ पर साक्षरता दर कैसी है आपकी, तो कम है। यहाँ के लोग जो है आपके कम पढ़े लिखे हैं। ठीक, फिर उसके बाद अगला है यहाँ पर शीर्ष साक्षरता दर वाले संघ शासित क्षेत्र। हमने स्टेट कवर कर लिया, स्टेट हमने सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाले स्टेट देखे, कम साक्षरता दर वाले भी स्टेट हमने देखा। अब हम यहाँ पर शीर्ष साक्षरता दर वाले संघ शासित क्षेत्र, यहाँ पर हम यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, कौन से यूनियन टेरिटरी में? तो लक्षद्वीप ऐसा आपका यूनियन टेरिटरी है जहाँ के लोग सबसे ज्यादा लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं। 91.8%। कितने लोग पढ़े लिखे हैं? 91.8%। दमन दीव की बात करें तो यहाँ पर 87.1% लोग पढ़े लिखे हैं। कितना? 87.1% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं। फिर उसके बाद अगला है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, यहाँ के 86.6% लोग पढ़े लिखे हैं। कितने पढ़े लिखे हैं? 86.6% लोग पढ़े लिखे हैं। फिर उसके बाद दिल्ली जो है 4th नंबर पे आता है, यहाँ के 86.2% लोग पढ़े लिखे हैं। क्या? 86.2% लोग दिल्ली के पढ़े लिखे हैं। ठीक,
अगर हमें साक्षरता दर निकालनी हो, है ना, हमें अगर लिटरेसी रेट निकालना हो तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्या करते हैं इसमें, तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के साक्षर व्यक्तियों को 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक, तो हमारा जो लिटरेसी रेट है वो आ जाता है। यहाँ पर जो ये पॉइंट दिया गया है महत्वपूर्ण है। साक्षर या लिटरेट पर्सन या पीपल्स किसे माना जाता है, लोग किसे माने जाते हैं जो साक्षर हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो 7 साल का हो और वो एक भाषा पढ़ लेता हो, एक भाषा लिख लेता हो, उसको हम लोग साक्षर बोलते हैं। ठीक, कितने वर्ष या उससे ऊपर के आयु वर्ग के साक्षर माना जाता है, तो 7 साल। 7 साल का अगर कोई बच्चा है और वो एक भाषा पढ़ लेता है, एक भाषा लिख लेता है, तो वो साक्षर माना जाएगा। ठीक, 1981 से पूर्व कितने वर्ष या उससे ऊपर, 19 क्या है, 1981 से पूर्व यानी 1981 से पहले कितने वर्ष या उससे ऊपर के आयु वर्ग को, उससे ऊपर के आयु वर्ग को साक्षर माना जाता था। तो ये पहले जो अभी जो एज है वो 7 साल है। 81 से पहले, 1981 से पहले ये एज जो है, एज लिमिट 5 साल की थी। तो 1981 से पहले तक जो है 5 साल का कोई बच्चा है, अगर वो एक भाषा पढ़ लेता है, एक भाषा लिख लेता है, तो वो उसको साक्षर माना जाएगा। ठीक, तो क्या होता है हमारे यहाँ जो एडमिशन होता है बच्चों का स्कूल में, वो सामान्यतः 5 साल के होते हैं तब होता है। और यहाँ पर जो साक्षरता जो है चेक, जब सेंसस हो रहा था तो 5 साल के लोगों को साक्षरता के लिए जो है, तो यहाँ पर माना जाता था कि 5 साल का कोई व्यक्ति साक्षर हो सकता है, कोई बच्चा साक्षर हो सकता है। लेकिन जब 5वें साल वो स्कूल जाएगा तो कैसे हो पाएगा, इसलिए जो है उन्होंने सोचा कि भाई इसको जो है हम 7 साल कर देते हैं, जिससे 2 साल जो है बच्चा पढ़ लेगा तो उसकी साक्षरता दर जो है, तो वो साक्षरता दर में आ जाएगा और हमारे देश की जो साक्षरता दर है वो भी बढ़ेगी। तो इसलिए 7 साल कर दिया गया। भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो है शेरछिपा। क्या, शेरछिप जिला। 98.76% यहाँ के लोग, लगभग 99% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं। और वो ये जिला कहाँ है, तो मिजोरम में है। ये जिला कहाँ पर है आपके, तो मिजोरम में ये जिला पड़ता है जिसका नाम है शेरछिप जिला। और 98.76% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और अगले जो आपके महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, एक सेकेंड। तो अगला यहाँ पर फैक्ट है आपका महत्वपूर्ण, भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। अब मैक्सिमम हम लोगों ने देख लिया, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट लिटरेसी रेट वाला जिला कौन सा है, तो वह शेरछिप जिला मिजोरम का। फिर न्यूनतम की बात करें, अलीराजपुर है, 37.22% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं। ये कहाँ का जिला है, तो ये आपके मध्य प्रदेश का जिला है, मध्य प्रदेश में पड़ने वाला डिस्ट्रिक्ट है आपका। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में पुरुषों एवं महिलाओं की साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर रिकॉर्ड किया गया है, वो उत्तर प्रदेश है। यानी कि पुरुष जो है ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके तुलना में महिलाएं बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस, सबसे ज़्यादा अंतर आया है पुरुष और महिला के पढ़ाई लिखाई में, वो उत्तर प्रदेश में आया है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक अंतर उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड किया गया है। फिर यहाँ पर हम लोग लिंगानुपात पढ़ेंगे, सेक्स रेशियो पढ़ेंगे, तो वो हम लोग कल से शुरू करेंगे, है ना।
क्योंकि अभी फिर वो इसको पढ़ने के लिए भी पूरा हम पूरे राज्य देखेंगे, पूरे आपके जो है तो फिर स्टेट देखने के बाद हम लोग आपका केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे, ठीक, यूनियन टेरिटरी जिसको बोलते हैं, तो हम उसको भी देखेंगे कल वाले वीडियो में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने घनत्व तक पढ़ लिया था, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व देख लिया था। अब इस वीडियो में हमें देखना है शीर्ष साक्षरता दर वाले राज्य, ऐसे राज्यों को हमें यहाँ पर देखना है जहाँ की साक्षरता दर, जहाँ की लिटरेसी रेट क्या हो, ज्यादा हो। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ के लोग काफी पढ़े लिखे हैं। सबसे पहले नाम आएगा आपके केरल का। केरल का लगभग 94% लोग जो है पढ़े लिखे हैं। यहाँ 100% में 94% पढ़े लिखे लोग हैं, मात्र 6% ऐसे लोग हैं जो कि साक्षर नहीं है या पढ़े लिखे नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे नाम आता है मिजोरम का। मिजोरम 91.3% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं। हालांकि अभी एक सर्वे से पता चला है कि मिजोरम जो है भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जो 100% साक्षरता दर वाला राज्य है, यानी कि वहां पर हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है। अभी एक सर्वे में ऐसा जो है ऐसी बात आई है। हालांकि जनसंख्या की जो गणना है वो अभी नहीं हुई, ये जो डाटा है वो 2011 के अनुसार है, पर एक सर्वे से ऐसा पता चला है कि मिजोरम अब 100% साक्षरता दर वाला राज्य बन गया है। लेकिन हम 2011 के बाद को ही मानेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका गोवा। गोवा की बात करें तो यहाँ के 88.7% लोग पढ़े लिखे हैं। इसके बाद त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा के 87.2% लोग पढ़े लिखे हैं। तो ये हो गया ऐसे राज्य जहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अब ऐसे राज्य भी हम देखेंगे जहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं। तो ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं? तो एक राज्य आता है आपका सबसे पहले नंबर पर बिहार, जहाँ के लोग सबसे कम यानी कि 61% लोग पढ़े लिखे हैं, यानी कि यहाँ पर 39% यानी कि 30 आपके 8.2% लोग जो हैं क्या हैं, अनपढ़ हैं, यानी कि पढ़े लिखे नहीं हैं। इस प्रकार से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ के लोग सबसे कम पढ़े लिखे हैं, तो वो राज्य है आपका बिहार। फिर उसके बाद दूसरा स्थान आता है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के लोग सबसे कम पढ़े लिखे हैं। यहाँ के मात्र 65.4% लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। साक्षर का मतलब मैंने आपको बताया, उम्र 7 वर्ष की होनी चाहिए, कोई एक भाषा पढ़नी आनी चाहिए, कोई एक भाषा लिखनी आनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये योग्यताएं हैं तो आप एक साक्षर व्यक्ति हैं। उम्र आपकी क्या होनी चाहिए? 7 वर्ष से ऊपर की होनी चाहिए। उसके नीचे के हैं तो आपको साक्षरता में गिना ही नहीं जाएगा। ठीक, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें, तीसरे नंबर पे आता है आपका राजस्थान। तीसरे नंबर पे क्या आता है? राजस्थान। तीसरे नंबर पे राजस्थान है जहां के 66.1% लोग पढ़े लिखे हैं। फिर उसके बाद झारखंड है, झारखंड के 66.4% लोग पढ़े लिखे हैं। तो ये ऐसे 4 राज्य हैं जहां के लोग कम पढ़े लिखे हैं। आपको इनको क्रम से याद रखना है, क्योंकि एमपीपीएससी में कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्यों को क्रम से लगाइए। तो सबसे पहले कौन आता है, फिर उसके बाद कौन आता है, फिर उसके बाद कौन आता है, फिर उसके बाद कौन आता है, ये आपको क्रम से लगाने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए आप इन चारों को क्रम से याद रखें। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पर आपके शीर्ष साक्षरता दर वाले संघ शासित क्षेत्र, ऐसे आपके केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे आपके यूनियन टेरिटरी जो कि साक्षरता में, लिटरेसी रेट में सर्वाधिक हो, यानी कि सबसे ज्यादा वहां पे साक्षरता दर, लिटरेसी रेट हो। तो शीर्ष साक्षरता दर वाले संघ शासित क्षेत्र या जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, उनकी बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है लक्षद्वीप। यहाँ के 91.8% लोग पढ़े लिखे हैं। वहीं दमन द्वीप की दूसरे नंबर पे बात करें तो यहाँ के 87.1% लोग पढ़े लिखे हैं। फिर उसके बाद अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का नाम आता है जहाँ के 86.6% लोग पढ़े लिखे हैं। फिर दिल्ली की बात आती है, दिल्ली के 86.2% लोग पढ़े लिखे हैं। तो ये 4 आपके क्या हैं, 4 ऐसे संघ शासित प्रदेश या फिर आपके ऐसे केंद्र शासित प्रदेश या फिर इंग्लिश में कहें तो यूनियन टेरिटरी, जो कि यहाँ के लोग हाईली क्या हैं, आपके क्वालिफाइड हैं, या हम कहें कि हाईली जो है एजुकेटेड हैं, या वो लिटरेट हैं, यानी कि साक्षर हैं। ठीक, अगर हमें कहीं की कुल साक्षरता दर निकालनी हो तो ये एक फॉर्मूला है। हालांकि आपके पेपर में वैसे पूछा नहीं जाता है, पर आपको अगर आप ध्यान रखना हो तो अशोधित साक्षरता दर, तो कुल साक्षर लोगों की संख्या बटे देश की कुल जनसंख्या 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के, है ना, 1 मिनट।
अशोधित साक्षरता दर क्या होती है? कुल साक्षर लोगों की संख्या बटे देश की कुल जनसंख्या, ठीक, मल्टीप्लाई 100, ये अशोधित है, ठीक। लेकिन प्रभावी साक्षरता दर जिसके आधार पर गणना की जाती है उसकी अगर बात करें तो 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के साक्षरों की संख्या बटे 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या, यानी टोटल साक्षरता दर वाले जो लोग हैं जिनकी उम्र 7 वर्ष से अधिक है और टोटल जो आपकी पॉपुलेशन है मल्टीप्लाई 100, उससे आपकी प्रभावी साक्षरता दर आ जाएगी। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट है कितने वर्ष या उससे अधिक, कितने वर्ष या उससे ऊपर के आयु वर्ग को साक्षर माना जाता है? तो 7 वर्ष या उससे ऊपर के आयु वर्ग के लोगों को साक्षर माना जाता है, ठीक। 1981 से पूर्व कितने वर्ष या उससे ऊपर के आयु वर्ग को साक्षर माना जाता था? तो 5 वर्ष से ऊपर के लोगों को साक्षर माना जाता था। लेकिन 1981 के बाद ये नियम बदला गया और कहा गया कि अब 5 वर्ष से ऊपर वालों को साक्षर नहीं माना जाएगा, अब 7 वर्ष से ऊपर वालों को साक्षर माना जाएगा। कितने वर्ष से? 7 वर्ष से ऊपर वालों को साक्षर माना जाएगा। और 1981 के बाद जो बदलाव हुआ वो अब तक चलता आ रहा है। अभी हमारे यहाँ पर जो साक्षरता दर की आयु है जहां से गणना शुरू होती है वो 7 वर्ष या उससे ऊपर की है। 7 वर्ष से नीचे वाले बच्चों को साक्षरता दर में नहीं गिना जाता, जबकि ऐसा सामान्यतः अब देखा जाने लगा है भारत में। 5 वर्ष से नीचे का भी बच्चा, मतलब 5 साल का बच्चा जो है, या 5 साल के नीचे का नहीं, 5 साल 6 साल के जो बच्चे हैं, 4 5 6 इन सालों के बच्चे भी कोई एक भाषा बोलना, कोई एक भाषा लिखना जो है जानते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 1981 से पहले 5 वर्ष तक की गणना 5 वर्ष या उससे ऊपर की गणना होती थी। आपके वर्तमान में 7 वर्ष और उससे ऊपर के बच्चों की गणना होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो शेर छिपा, 98.76% लोग यहाँ के साक्षर हैं और वो जिला है कहाँ का? आपका मिजोरम का। कहाँ का जिला है? मिजोरम का शेरछिप जिला। 98.76% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं। तो अगर आपसे कोई प्रश्न आए कि सबसे साक्षर जिला कौन सा है पूरे भारत में, तो आपको याद रखना है शेरछिप जिला मिजोरम का है। इसके बाद आगे चलते हैं और अन्य पॉइंट्स की अगर हम यहां पर बात करें तो इसके पीछे वाली स्लाइड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके पीछे वाली स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा था ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा क्या हो? साक्षर हो। ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा साक्षर हो? अब हम यहाँ पर देखेंगे ऐसा कौन सा जिला है जहां पर साक्षरता दर सबसे कम है। तो भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वो है आपका अलीराजपुर। अलीराजपुर के मात्र 37.22% लोग जो है आपके पढ़े लिखे हैं और ये जिला कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। हालांकि ये आपको 36% मिलता है ना, यहाँ पे 37 लिखा हुआ है, सामान्यतः मध्य प्रदेश की किताबों में 36% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में पुरुषों एवं महिलाओं की साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर रिकॉर्ड किया गया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। अंतर रिकॉर्ड करने का मतलब है, मान लीजिए कि कहीं पर 100 लोग हैं, क्या हैं? 100 लोग हैं जिनमें 50 आपके जो हैं पुरुष हैं, 50 पुरुष हैं और वहीं पर 50 महिलाएं हैं, 50 महिलाएं हैं। इन 50 पुरुष में से हो सकता है 45 पुरुष पढ़े लिखे हों, वहीं 50 महिलाओं में से हो सकता है 30 महिलाएं या फिर 25 महिलाएं पढ़ी लिखी। तो यानी कि पुरुष और महिला दोनों की साक्षरता दर में ज्यादा अंतर कहां रिकॉर्ड किया गया है? उत्तर प्रदेश में। पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनकी तुलना में महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं, ठीक। तो ये बात हो गई आपके किसकी? अंतर को लेकर के, उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद यही आगे पॉइंट है अगला आपका कि लिंगानुपात की अब बात होगी। साक्षरता दर की हो गई, लिंगानुपात की बात करें। लिंगानुपात मतलब क्या होता है? प्रति हजार, क्या प्रति हजार जो है यहाँ पर आपके बच्चों पर प्रति हजार पुरुषों पर आपके महिलाओं की संख्या, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उसको हम लिंगानुपात, सेक्स रेशियो कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि 1000 पुरुषों पर कहाँ ज्यादा महिलाएं हैं, किस राज्य में सर्वाधिक महिलाएं हैं। तो अगर हम बात करें तो केरल ऐसा राज्य है जहां पर 1000 पुरुषों पर
1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है। मतलब 84 महिलाएं यहाँ पर क्या है, ज्यादा हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो 1000 पर यहाँ पर 996 आपकी जो है महिलाएं हैं, यानी कि 1000 से कम है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में 1000 पर 993, 1000 पर कितनी महिलाएं हैं, 993। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1000 पर 991 आपकी महिलाएं हैं। तो ये शीर्ष ऐसे राज्य हैं, शीर्ष 4 राज्य जहां पर आपकी लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। नंबर 1 है केरल 1084, नंबर 2 है तमिलनाडु 996, नंबर 3 आंध्र प्रदेश 993 और नंबर 4 है छत्तीसगढ़ 991। अब ऐसे राज्य हमें याद करने हैं, अब ऐसे राज्य हमें याद करने हैं जहां न्यूनतम लिंगानुपात हो। तो एक न्यूनतम लिंगानुपात में यानी कि जहां पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम हो। तो हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम है। कितनी है, 879, 879। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 879 है। तो हरियाणा भारत का ऐसा राज्य है जहां पर सेक्स रेशियो लिंगानुपात सबसे कम है। फिर उसके बाद दूसरा है जम्मू कश्मीर। दूसरा क्या है, जम्मू कश्मीर। यहां पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 889 है। तीसरा है सिक्किम। सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम में जो आपके लिंगानुपात है वो 890 है 1000 पुरुषों पर। पंजाब में 1000 पुरुषों पर 895 है। तो यानी कि आपको इनको क्रम से याद रखना है, क्या कैसे, हरियाणा, जम्मू, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा, जम्मू, सिक्किम, पंजाब, ऐसे राज्य जहां पर लिंगानुपात सबसे कम है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम है। इसके बाद राज्य हो गए। अब हमें यहां पर क्या देखना पड़ेगा, संघ शासित क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश देखने पड़ेंगे। तो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर लिंगानुपात ज्यादा हो। शीर्ष लिंगानुपात वाले संघ शासित क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो नंबर 1 है पुडुचेरी। पुडुचेरी जिसको हम पांडिचेरी भी बोलते हैं, वहां पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1037 है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 1037, जो कि बहुत ही अच्छी संख्या है। फिर इसके बाद लक्षद्वीप आता है जहां पर 947, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, 876 यहाँ पर महिलाओं की संख्या है। दिल्ली की बात आती है, दिल्ली में यहाँ पर कितनी है, 868 है, यानी कि दिल्ली में कम है, जबकि दिल्ली हमारे यहाँ की राजधानी क्षेत्र है, वहां तो 1000 से ज्यादा होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। तो शीर्ष लिंगानुपात वाले संघ शासित क्षेत्र क्या है आपके, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं दिल्ली। फिर यहां पर है आपका 0 से 6 वर्ष आयु के शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्य। यहां पर जो 1000 पुरुषों की संख्या है उसको अब यहां पर पुरुष के जगह पर हम बच्चे शब्द यूज करेंगे, क्योंकि उम्र जो है 0 से 6 साल की है। तो 1000 बच्चे यानी कि पुरुष पुरुष बच्चे यानी कि जो है आप कहें लड़के, है ना, 1000 जो है लड़के जो कि जिनकी उम्र 0 से 6 वर्ष की हो। वहीं पर 0 से 6 वर्ष की लड़कियों की संख्या, 0 से 6 वर्ष तक की लड़कियों की संख्या को हम 0 से 6 वर्ष तक की अनुपात में निकालते हैं। तो अगर हम बात करें कि 0 से 6 वर्ष तक के 1000 छोटे लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो उसमें नंबर 1 आता है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर 1000 छोटे बच्चों पर 1000 जो है मेल आपके चिल्ड्रन पर यानी कि बच्चों पर, पुरुषों पर 972 जो है क्या है, छोटी बच्चियां या लड़कियां हैं जिनकी उम्र 1 से 6 वर्ष की है। ठीक, मिजोरम और मेघालय सेम सेम है, 970 है यहाँ पर। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ 969, केरल 964। ठीक, ये किस में है आपके, किस कैटेगरी में, 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में। फिर वहीं पर इसके आगे आता है 0 से 6 आयु वर्ग के न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य, जहां से 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के छोटे जो है आपके लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी कहाँ कम है। तो हरियाणा पुरुषों में बड़ों में भी आपके जो है तो कम लिंगानुपात वाला राज्य है, और छोटे में भी कम लिंगानुपात वाला राज्य है। यहाँ पर 1000 छोटे बच्चों पर या छोटे लड़कों पर जो है आपके छोटे लड़कियों की संख्या या बच्चियों की संख्या जो है कितनी है, 834 है।
पंजाब की बात करें 846, जम्मू कश्मीर की बात करें 862, राजस्थान की बात करें 888। ये क्या है आपके 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हैं, जहां पर 0 से 6 वर्ष की आयु कैटेगरी में आयु वर्ग में कम लिंगानुपात है। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान सेम टू सेम वैसा ही है जैसे बड़ों में था, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। फिर यहां पर बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का लिंगानुपात कितना है, तो वो है 919। कितना है? 919। यानी कि 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, तो यानी कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों पर बच्चियों की संख्या कितनी है? 919 है। कितनी है? 919 है। 2001 से 2011 के दशक में निरक्षर व्यक्तियों की 2001 से 2011 के दशक में निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक कमी किस राज्य में आई है, तो वह है उत्तर प्रदेश। यानी कि 2001 में यहाँ पर जो जनगणना हुई थी, तो उस समय पर जो निरक्षर व्यक्ति थे उनकी संख्या बहुत थी, लेकिन जब 10 साल बाद 2011 में यहाँ पर जनगणना हुई, तो दूसरे राज्यों की तुलना में यहाँ पर निरक्षर व्यक्तियों की संख्या बहुत तेजी से घटी। तो उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर है। 2001 से 11 के दशक में निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई? अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि भाई 2011 राजस्थान ऐसा राज्य है जहां पर 2001 में क्या था कि निरक्षर व्यक्ति कम थे, लेकिन 2011 में जब यहाँ पर 2001 के बाद 2011 में जब जनगणना हुई, तो राजस्थान में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई। ठीक, तो लोग घटती है, यहाँ पर क्या हो गई, 1 से 11 के बीच में सबसे ज्यादा कहां पर जो है सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई, तो वो है राजस्थान। ठीक, अब इसके बाद आपको देखना है शीर्ष जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य, ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो शीर्ष जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य और संघ शासित प्रदेश दोनों को देखना है। संघ शासित प्रदेश की बात करें ओवरऑल में, तो आपका दादरा एवं नगर हवेली, क्या दादरा एवं नगर हवेली जो कि संघ शासित प्रदेश है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर जनसंख्या बढ़ने की जो दर है वो 55.88% है। यानी कि अगर मान लीजिए 100 लोग हैं, तो अगले यहां पर जो आपके वृद्धि है जनसंख्या की, 10 की वृद्धि, इसको क्या बोलते हैं? 10 की वृद्धि, क्योंकि ये हर 10 सालों में गिनती होती है, 10 की वृद्धि। तो अगले 10 साल में यहाँ पर जो लोग होंगे वो 155 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 155 हो जाएंगे, मतलब उसका 55% बढ़ जाएगा। यानी कि बहुत तेज लोग जो है यहाँ पर बढ़ रहे हैं। दमन और दीव में 53% बढ़ रहे हैं, पुडुचेरी में 28%, मेघालय में 27.95%, अरुणाचल प्रदेश में 26.03% की दर से क्या हो रहे हैं, यहाँ पर लोग बढ़ रहे हैं। अब ये तो सर्वाधिक का है। न्यूनतम ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है? तो इसमें नागालैंड बड़ा अच्छा काम कर रहा है। ये इसकी तो जो बढ़ने की दर है वो 10 की वृद्धि दर क्या हो गई? कम हो गई, मतलब बढ़ने की जगह पर लोग घट गए यहाँ पर। और कितना घटे हैं? 0.58%, मतलब 1% से भी कम लोग जो है घटे हैं। बढ़ने की जगह पर क्या हो गए, मतलब मान लीजिए यहाँ पर क्या था, 100 लोग रहते थे, 100 लोगों में से बढ़ने की जगह पर कितने लोग हैं? 99 लोग हैं, है ना। यानी कि लोग यहाँ पर क्या हो गए? कम हो गए, बढ़े नहीं। ठीक, केरल में की बात करें 4% लोग बढ़े हैं, 4% 10 की वृद्धि दर है टोटल का। लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर 10 साल में की जो 10 की वृद्धि दर है वो 6.30% है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर 6.86% है। गोवा की बात करें तो 8.23% है। ये हो गए आपके 10 की वृद्धि दर वाले राज्य जहां पर क्या है? न्यूनतम है, कम वृद्धि है। फिर यहाँ पर अधिकतम प्रतिशत की 10 की वृद्धि किस दशक में हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 1961 में 1961 टू 71 में जो है सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई थी। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा दशक है जहां पर सबसे ज्यादा 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो है रिकॉर्ड की गई। तो 61 टू 71, मतलब 61 में जो गणना हुई, फिर 61 में जो गणना हुई, उसके बाद 71 में जो गणना हुई, इन दोनों के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत तेजी से हुई। कैसी जनसंख्या वृद्धि दर थी? तो 10 की जनसंख्या वृद्धि, यानी 10 साल की। फिर इसके बाद है 2013 के सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, सिंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के अनुसार किस राज्य में
कुल प्रजनन दर जो है आपकी TER प्रजनन दर जिसको बोलते हैं, टोटल आपके जो यहाँ पर आपके ये आप प्रजनन दर जो है आपकी कुल जो भी इंग्लिश में जो भी होता होगा इसका मतलब, पर जो है प्रजनन दर यहाँ पर है। ठीक, तो कुल प्रजनन दर जो है भारत में सबसे अधिक थी। भारत में सबसे अधिक कहां पर थी? तो बिहार। ऐसा राज्य कौन सा है जहां पर आपके 2013 का जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे था उसके अनुसार सबसे ज्यादा प्रजनन दर देखी गई, मतलब बच्चे पैदा करने की दर जो देखी गई वो कहां देखी गई? बिहार में देखी गई 2013 के सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी? यानी कि छोटे बच्चों की मृत्यु जो है सबसे कम कहां पर थी? तो केरल। केरल ऐसा राज्य है जहां पर शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। फिर यहाँ पर जन्म दर निकालने की फिर से वही है आपके फॉर्मूला दिया गया है जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखते हैं अगला है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य। ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा निवास करती है? तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर ज्यादातर जो आबादी है वो कैसी है? ग्रामीण है। उसके बाद बिहार। बिहार का भी ज्यादा क्षेत्र कैसा है? ग्रामीण है। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का भी ज्यादा क्षेत्र ग्रामीण है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का भी ज्यादा क्षेत्र ग्रामीण है। तो ये ऐसे 4 राज्य हैं जहां पर ग्रामीण आबादी सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य। ये क्या है? ये जनसंख्या की है। ये जनसंख्या को मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे गणना के लिए है। ये परसेंटेज पे है। ये किस पे पूछ रहा है? प्रतिशत पे पूछ रहा है। परसेंटेज बेस पे कहां पर ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा रहती है? तो हिमाचल प्रदेश में 90%। कहां? हिमाचल प्रदेश में 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर शहरों का विकास बहुत कम हुआ है। ज्यादातर क्षेत्र कैसा है आपका? तो ग्रामीण है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा परसेंट में लोग ग्रामीण है। बिहार में 88.70%, असम में 85.92%, उड़ीसा में 83.32% है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य। ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर ग्रामीण जनसंख्या कम है? किसमें कम है? जनसंख्या में। 1 2 3 4 ऐसे गणना में, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा है ना। तो सिक्किम ऐसा राज्य है जहां ग्रामीण जनसंख्या कम है। मिजोरम दूसरे नंबर पर, गोवा तीसरे पे और अरुणाचल प्रदेश चौथे नंबर पे। भारत में न्यूनतम आबादी वाले क्षेत्र कौन से हैं? मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं? तो दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत कम लोग निवास करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाले राज्य। अभी हमने सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्य देख लिए हैं, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, बिहार वगैरह देखा हमने। अब यहाँ पर हमें न्यूनतम यानी कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य देखने। तो गोवा। गोवा ऐसा है जहां पर मात्र 37% लोग जो है गांव में रहते हैं, बाकी लोग कहाँ रहते हैं? शहरों में रहते हैं। इसके बाद अब ये क्यों ऐसा है? क्योंकि गोवा का मैक्सिमम जो एरिया है वो शहरी है, वहां पर अर्बनाइजेशन हो चुका है, तो इसलिए वहां पर ज्यादातर लोग शहर में रहते हैं। फिर मिजोरम 47.9%, तमिलनाडु 51%, केरला 52.3% लोग जो है ग्रामीण आपके जो है तो आपके कैसे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाले राज्य आपके ये हैं। सबसे कम जो है ग्रामीण प्रतिशत वाला राज्य गोवा है, उसके बाद मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर आपका केरला। तो 4 राज्यों को आपको ध्यान से क्रम से याद रखना है। फिर इसके बाद आगे है यहाँ पर आपका जनगणना नगर, सेंसस टाउन। तो न्यूनतम जनसंख्या, जनगणना नगर की बात करें अगर, तो न्यूनतम जनसंख्या 5000 या इससे अधिक हो। ठीक, जनगणना नगर उनको सेंसस टाउन के रूप में घोषित किया जाता है। जनसंख्या घनत्व 400 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम ना हो। ऐसे क्षेत्र जहां पर 400 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर में निवास करते हो। पुरुषों की कार्मिक जनसंख्या का कम से कम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। ऐसा क्षेत्र जहां पर पुरुषों का 75% भाग, जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं उसमें से 75 लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, मतलब वो
कृषि कार्य में ना काम करते हो, वो आपके एग्रीकल्चर फील्ड में ना हो, कोई और काम करते हो उद्योग इंडस्ट्री वगैरह में, तो उसको क्या बोलेंगे, जनगणना नगर या सेंसस टाउन बोला जाएगा। के बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार वर्ग एक के नगरीय संकुलनों या नगरों में सर्वाधिक नगरीय संकुलन या नगरों की संख्या किस राज्य में स्थित। 2011 में जो आपका जनगणना हुई उसमें वर्ग एक है ना, जो हम बोलते हैं कि सबसे बेहतर जो आपके नंबर वन टीयर, जिसको वन बोलते हैं, टीयर वन सिटी कहां पर है, तो वो है उत्तर प्रदेश। कितनी है, तो 64 यहाँ पर आपकी टीयर वन सिटी है। फिर उसके बाद वर्ग एक के नगरीय संकुलन या नगरों में सर्वाधिक नगरीय संकुलन नगरों की संख्या किस राज्य में स्थित है, तो वो है आपके उत्तर प्रदेश में 64। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मिलियन प्लस नगरीय संकुलन कौन कौन से हैं, जहां पर मिलियन से ज्यादा मतलब 10 लाख से ज्यादा लोग निवास करते हैं, तो कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और इलाहाबाद ऐसे हैं जहां पर मिलियन प्लस यानी कि 1 मिलियन से ज्यादा लोग निवास करते हैं, यानी 10 लाख से ज्यादा लोग निवास करते हैं। ये ऐसे आपके नगरीय संकुलन या नगरीय क्षेत्र है। भारत के 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर जनगणना 2011 के अनुसार, तो केरल की बात करें, केरल में 7 नगर हैं, त्रिशूर, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, कन्नूर, कोची, कोझिकोड और मल्लपुरम। कहाँ हैं आप, कितने हैं, 7 हैं। उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो कानपुर, आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, मेरठ और वाराणसी, ये 7 आपके शहर यहाँ पर भी हैं। राजस्थान में 3 शहर हैं जहां 10 लाख से ज्यादा लोग हैं, कोटा, तो राजस्थान में 3 शहर हैं, कोटा, जयपुर और जोधपुर। आंध्र प्रदेश में 3 शहर हैं, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, विजयवाड़ा। झारखंड में 3 शहर, जमशेदपुर, रांची, धनबाद। ठीक। महाराष्ट्र में 6 शहर, तमिलनाडु में 4, गुजरात में 4, मध्य प्रदेश में 4, पंजाब में 2, बिहार में 1। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा शहर आपके केरल और उत्तर प्रदेश में है। केरल में भी 7 शहर हैं जहां पर 10 लाख से अधिक आबादी है। उत्तर प्रदेश में भी 7 शहर हैं जहां सबसे अधिक मतलब 10 लाख से अधिक आबादी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मात्र नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर, मात्र नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर महानगरों का क्रम, यानी कि जैसे इंदौर है ना, तो देवास नाका से लेकर के उधर आपके भंवरकुआ से आगे जहां पर भी नगर निगम खत्म होता होगा, राऊ वगैरह जहां पर भी, तो वहां तक, और आपके इधर राजवाड़ा या उसके पीछे से, या इधर इधर आपके रिंग रोड या उसके साइड से, जहां से नगर निगम की एरिया खत्म होती है, तो उस नगर निगम के एरिया खत्म होने के अंदर, मतलब जहां तक आपका नगर निगम है, उस आधार पर यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे महानगर हैं जहां पर नगर निगम के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या है। तो लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद ऐसे क्षेत्र हैं जो कि क्या है, मात्र नगर निगम में यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला वर्ग एक शहर कौन सा है, तो कासगंज, जहां पर 1,01,241 लोग निवास करते हैं। जनगणना जनगणना 2011 के अनुसार देश में 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय संकुल एवं उनकी जनसंख्या का क्रम क्या है, मतलब 40 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर 40 लाख से अधिक की अगर हम बात करें तो आएगा आपका बृहत मुंबई, है ना, जो आपका बृहत मुंबई है, यहाँ पर 18.41 मिलियन, दिल्ली आएगा 16.31 मिलियन, है ना, कोलकाता 14.11 मिलियन, चेन्नई 8.70 मिलियन, बेंगलुरु 8.50 मिलियन, हैदराबाद 4.74, अहमदाबाद 6.35 मिलियन, पुणे 5.5 मिलियन, सूरत 5.59 मिलियन जो है आपके जनसंख्या निवास करती। ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 40 लाख या उससे अधिक आबादी निवास करती है, ऐसे हमारे यहाँ के शहर हैं।
अब यहाँ पर है भारत में नगरीय केंद्रों का वर्गीकरण। भारत सरकार ने जनगणना विभाग भारत सरकार के जनगणना विभाग ने नगरों या टाउन्स को जनसंख्या के आधार पर 6 वर्गों में विभाजित किया है, जो निम्नवत है। ठीक, तो ऐसे नगर यहाँ पर विभाजित किए गए हैं जो जनसंख्या के आधार पर हैं। जनसंख्या के आधार पर नगरों का अगर हम विभाजन देखें तो वर्ग 1 के शहर यानी टीयर 1 के शहर जिनको हम बोलते हैं, तो 22,000 10,000, तो 1 लाख से अधिक जहां पर आपकी आबादी हो वो वर्ग 1 के शहर माने जाएंगे, या अधिक जनसंख्या हो तो वो जनगणना में इन्हें ही शहर या सिटीज की संज्ञा दी गई है। इन्हें क्या दिया गया है? शहर की संज्ञा किसे दी गई है? जहां 1 लाख या उससे अधिक आबादी हो। अगर उससे कम आबादी है तो वो सिटी या शहर नहीं माना जाएगा, वो उसको जो है शहर के नीचे जो कस्बा मान सकते हैं। फिर वर्ग 2 के शहर, टीयर 2 के जो शहर हैं जहां पर 50,000 से 9,999, सॉरी क्या 99,999 लोग, मतलब एक कम हो, लाख से एक कम हो जाए तो वो आपके क्या होंगे? वर्ग 2 के यानी टीयर 2 के शहर। टीयर 3 के शहर की बात करें तो 20,000 से यहाँ पर 49,999 जनसंख्या। फिर वर्ग 4 यानी टीयर 4 के शहर जो हैं आपके, टीयर 4 के शहरों की बात करें तो यहाँ पर 10,000 से 19,999 जनसंख्या। वर्ग 5 की टीयर 5 की बात करें तो 5,000 से 9,999 जनसंख्या। वर्ग 6 टीयर 6 की बात करें तो 5,000 से कम जनसंख्या। ठीक, तो ये आपके 6 वर्गों में उन्होंने बांटे हैं। वर्ग या हम कहें टीयर 6, टीयर 5, सॉरी टीयर 4, टीयर 5, टीयर 6 को लघु नगरों की श्रेणी में शामिल करते हैं। ठीक, इसके बाद है जनगणना 2011 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले मिलियन प्लस 53 नगरीय संकुलनों या नगरों में सर्वाधिक नगरीय संकुलन नगर किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश एवं केरल दोनों में 7 शहर हैं ऐसे जहां पर 10 लाख से अधिक आबादी है। 10 लाख से अधिक आबादी का संकलन है, तो वो ऐसे उत्तर प्रदेश और केरल में दोनों में 7 शहर हैं आपके। मेगा सिटी की बात करें तो मेगा सिटी क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार ऐसे नगरीय संकुलन जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से अधिक हो, मेगा सिटी कहे जाते हैं। भारत में 3 नगरीय संकुलन मेगा सिटी के अंतर्गत आते हैं। एक तो बृहत मुंबई, 18.41 मिलियन लोग रहते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर हैं। दिल्ली की बात करें 16.31 मिलियन, कोलकाता की बात करें, 3 ऐसे शहर हैं जिनको मेगा सिटी का दर्जा प्राप्त है। तो आप याद रखें, कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है मेगा सिटी के अंदर कौन कौन से आते हैं। फिर यहाँ पर शीर्ष शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले संघीय क्षेत्र यानी कि आपके ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर शीर्ष जनसंख्या है, तो दिल्ली 97.5% आपकी कैसी है शहरी जनसंख्या, चंडीगढ़ 97.3%, लक्षद्वीप 78.1%, दमन दीव 75.2% कैसी जनसंख्या है? तो वो आपकी शहरी जनसंख्या है। शीर्ष शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं? ऐसे राज्य जहां पर शहरी जनसंख्या का परसेंटेज ज्यादा हो, तो आपका कौन है? गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और केरल। परसेंटेज आप याद करते करते थक जाएंगे, याद होगा नहीं, इसलिए राज्य तो कम से कम याद करो। देश में शीर्ष नगरीय जनसंख्या वाले राज्य, ऐसे राज्य जहां पर नगरीय जनसंख्या ज्यादा हो, नगर में रहने वाली, सिटी में रहने वाली, तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा लोग नगरों में निवास करते हैं। महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पे तमिलनाडु, नंबर 4 पे पश्चिम बंगाल, नंबर 5 पे आंध्र प्रदेश। निम्नतम नगरीय जनसंख्या वाले संघीय क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश जहां पर नगरीय जनसंख्या कम है, सिटी में रहने वाले लोगों की संख्या कम है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव। 4 ऐसे आपके क्या है केंद्र शासित। विश्व के सर्वाधिक नगरीय क्षेत्र, तो विश्व से आपको कोई
यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान देने योग्य हैं। भारत में जाति आधारित जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 81 में शुरू हुई थी और अब उसके बाद जाति आधारित जनगणना बंद कर दी गई थी। लेकिन अभी फिर से केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अब जाति आधारित जनगणना, कास्ट बेस्ड सेंसस जो है आपकी, वो कराई जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, हो सकता है अभी एक करंट से रिलेटेड प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं कि पहली बार कास्ट आधारित या जाति आधारित जनगणना कब शुरू हुई थी? तो 1881 में। फिर है भारत में अंतिम बार किस वर्ष में जाति आधारित जनगणना हुई? तो 1931 में। यानी कि 1931 के बाद फिर जाति आधारित जनगणना आज तक नहीं हुई। पहली बार 1881 में, लास्ट बार 1931 में, उसके बाद फिर नहीं हुई। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की शुरुआत कहां से की गई थी? तो संखोला ग्राम, पश्चिम त्रिपुरा। संखोला ग्राम पश्चिम त्रिपुरा से की गई थी 2011 में। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट हो गए आपके। फिर इसके बाद जो मैंने एक अभी ऊपर टेबल खिसका दी ना आपके लिए, उस टेबल के अंदर बहुत सारी बातें लिखी थी, वो आपके काम का था ही नहीं। वो जो है वो जो है आपके लिए, यानी हमारे एमपीपीएससी के हिसाब से वो नहीं था, वो विश्व के परिदृश्य में था और हमें तो भारत की जनगणना पढ़नी है। सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के शहरी हिस्सों के सर्वेक्षण हेतु कौन सी समिति बनाई गई थी? हासिम समिति। इस हासिम समिति शहरी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के लिए बनाई गई थी। फिर है SECC, मतलब होता है आपका सामाजिक, आर्थिक, है ना, जाति और जनगणना, जाति आधारित जनगणना, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक, कास्ट सेंसस। SECC के ग्रामीण हिस्से के सर्वेक्षण हेतु कौन सी समिति बनाई गई थी? सक्सेना समिति। तो यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में आपके सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना के लिए जो समिति बनाई गई थी उसका नाम था हासिम समिति, और ग्रामीण क्षेत्रों में आपके सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? सक्सेना समिति। याद रखना, हो सकता है जाति से संबंधित मैटर अभी चल रहा है तो आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है। SECC 2011, मतलब कि सामाजिक, आर्थिक, जाति आधारित गणना 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण असाक्षर हैं? क्या कितने प्रतिशत ग्रामीण असाक्षर हैं? 36% ग्रामीण लोग क्या हैं? साक्षर नहीं है, असाक्षर हैं, इलिटरेट हैं। फिर अगला पॉइंट है, देश के किन जिलों में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम वृद्धि हुई है? ठीक, तो कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर वृद्धि कम हुई, जनसंख्या वृद्धि कम हुई है? तो लोंगलेंग, यहां पर 58.39% माइनस हुआ है, बढ़ने की जगह पर क्या हुआ है? माइनस हो गए हैं लोग। एवं किफिरे एक जिला है नागालैंड का, वहां पर 30.54% वृद्धि दर में जो है निगेटिव हुआ है। पॉजिटिव की जगह पर क्या हो? निगेटिव, लोगों की संख्या कम हुई है। ये दोनों जिले कहाँ हैं? आपके नागालैंड में है। ठीक, फिर उसके बाद देश के किन जिलों में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि हुई है? यहां पर हमने देखा कि ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है। यहां पर देखना है ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर जो है सर्वाधिक हुई है। क्या? सर्वाधिक हुई है। तो कुरुंग कुमे जिले कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। यमन कहाँ है? और पुडुचेरी में। तो आपके यहाँ पर जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई। यमन जो है आपका, और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि किस दशक में हुई? ऐसा कौन सा दशक था जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर निगेटिव रही या नकारात्मक रही? तो 1911 से 1920 का जो दशक रहा, इसमें हमारी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो नकारात्मक यानी कि नेगेटिव में रही। ठीक, उसके बाद हमेशा पॉजिटिव यानी कि बढ़ती रही। देश का एकमात्र राज्य जहां जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही, तो नागालैंड, हमने शुरू में भी देखा था। नागालैंड 0.6% यहाँ पर आपकी जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही, बढ़ने की जगह पर घट गई। देश का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो देश का सबसे अधिक आबादी वाला जिला जो है यहाँ पर आपका कौन सा है?
ठाणे, आपने सुना होगा ठाणे जिला जो है कहाँ है आपके मुंबई में, तो ये सॉरी ठाणे जिला कहाँ है आपके महाराष्ट्र में, ये सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। फिर इसके बाद आगे है नई जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार, आपको याद रखना है जनसंख्या नीति कब आई थी हमारी नई वाली 2000 में, के अनुसार जनसंख्या स्थिर करने का संशोधित लक्ष्य किस वर्ष के लिए तय किया गया। ठीक, स्थिर करने के लिए जो है आपके किस वर्ष तय किया गया, तो 2070 तक, पहले यह लक्ष्य 2045 निर्धारित किया गया था। अभी क्या किया गया है कि 2070 तक हम जो है जनसंख्या को स्थिर कर देंगे। मान लीजिए जैसे आज 140 करोड़ है, तो 2070 तक अगर हमारी जनसंख्या जो है 200 करोड़ हो जाए, हालांकि भगवान करे ऐसा ना हो, है ना, और बल्कि थोड़ी कमी हो जाए तो अच्छा रहेगा, मतलब 100 करोड़ के अंदर रहे तो बढ़िया है ना। उससे ज्यादा ये जो 40-50 करोड़ बहुत ज्यादा आबादी रही है ना, ऐसे में तो 4-6 देश बच जाते हैं, 10 देश बन जाते हैं। वर्ष 2070 तक जो है हमें जनसंख्या को क्या करना है, जनसंख्या को हमें जो है क्या करना है यहाँ पर आपके को स्थिर करना है, मतलब उससे ज्यादा नहीं बढ़ने देना है, उनको स्थिर करना है। ये लक्ष्य पहले 2045 था, बाद में इसको बढ़ा करके 2070 कर दिया गया। जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादक किसको माना जाता है, तो थॉमसन एवं नोटिस्टिन को यहाँ पर जो है जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का यहाँ पर प्रतिपादक माना जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत में संशोधन किसने किया, कोई मतलब का नहीं है। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या स्थिरता की स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है, 2045 पहले रखा गया था, है ना, अब 2070 कर दिया गया है, तो आप 2070 ध्यान रखें। देश की सर्वाधिक प्रतिशत ईसाई जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो नागालैंड है। यहाँ पर 87.93% ईसाई जाति के लोग निवास करते हैं। देश के किस राज्य में न्यूनतम प्रतिशत ईसाई जनसंख्या है, तो बिहार में 0.12% यहाँ ईसाई लोग रहते हैं। फिर इसके बाद आगे देखें, सिख मतावलंबियों यानी सिख धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो आपको पता है पंजाब में होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये धार्मिक जनगणना के आधार पर हम बात कर रहे हैं ना, देश के किस धार्मिक समुदाय में सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो ईसाई धर्म के लोग जो हैं उनमें लिंगानुपात सर्वाधिक है, मतलब पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1023 है। ठीक, फिर उसके बाद शीर्ष ईसाई जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, परसेंटेज में कहाँ लोग निवास करते हैं ज्यादा, तो नागालैंड, जनसंख्या में भी नागालैंड, परसेंटेज में भी नागालैंड। फिर उसके बाद मिजोरम आता है, फिर उसके बाद मेघालय आता है, फिर मणिपुर और फिर अरुणाचल प्रदेश, ये ऐसे क्रम में आएंगे। नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। आप तो पहला याद रखो नागालैंड, परसेंटेज और जनसंख्या दोनों के। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक जनगणना 2011 के, धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम बहुल्य जनसंख्या वाले 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो लक्षद्वीप में 96.58% मुस्लिम रहते हैं, जम्मू कश्मीर में 68.31% मुस्लिम रहते हैं, वहीं अगर हम असम की बात करें तो 34.22%, पश्चिम बंगाल की बात करें 26.1% जो है आपके मुस्लिम आबादी रहती है। इस तरीके से जनसंख्या का जो आपका यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक ये खत्म हुआ। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों ने जनसंख्या को खत्म कर लिया।